सिलेक्शन तो एस्पायर से ही होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर निमसेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 2 आयुष गर्ग जी से मिलेंगे। तो काफ़ी दिनों से आपका इंतजार था कि सर AIR 2 का इंटरव्यू कब आएगा, कब इंटरव्यू AIR 2 का आएगा। ठीक है, हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे तैयारी होगी। तो थोड़ा सा जो है पहले रिजल्ट आने के बाद जो साल भर की मेहनत होती है, तो उसके बाद थोड़ा सा एंजॉयमेंट बनता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू तो आ ही जाएगा। तो अब फाइनली यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, समझना है आपको कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे पूरे साल या जब तक आप प्रिपरेशन करते हो कैसे कंसिस्टेंट रहना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आयुष जी आप अपने बारे में बताएं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम आयुष गर्ग है। मैं बठिंडा पंजाब से हूँ और मैंने BCA की है बठिंडा के एक कॉलेज राजेंद्रा कॉलेज से। सेकंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी। हाँ, और मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद मैं JEE वालों से एक साल में ना compete कर पाऊँ। इसीलिए मैंने फिर मतलब सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की और मतलब सर से एस्पायर का 2 ईयर फुल कोर्स लिया और एक साल पूरा अच्छी प्रेपर की और मेरे सेकंड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 15 बन गई थी। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये डाउट था कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो हो सकता है कि जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से रहते हैं तो वो अच्छे होते होंगे, तो उनसे compete ना कर पाए। Yes, sir. तो इसलिए तुमने डिसीजन लिया कि 2 साल का हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है सर, बाकी और मेरा कॉलेज भी होता था, तो मुझे ये था कि दोनों चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ। एक साल में मेरी अच्छी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसका भी मैंने थोड़ा बैकअप लेके चला था कि सेकंड ईयर से शुरू कर देता हूँ। अच्छा, बैकअप लेके चले। ठीक है, फिर तुमने 2 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट ज्वाइन किया, फिर पहली बार तुमने इतनी मेहनत की कि ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 15 बन गई। तो एटलीस्ट उस एक साल में ये डर तो खत्म हो गया होगा कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एस्पायर में बराबर हो जाते हैं। मेरे में पहले बहुत मिसकंसेप्शन थी, यही जैसे ऑनलाइन का हो गया या पियरिंग का हो गया कि ये नहीं कर पाऊंगा। पर वही जब मेरी रैंक आई तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने जो आसपास मेरे से टिप्स लेते थे उनको भी बताया कि जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप भी लोग कर सकते हो। तो यही था, बहुत कॉन्फिडेंस आया वो सेकंड ईयर एग्जाम देके। तो मतलब एक साल में तुमने सारी चीजें फॉलो की और पूरा सिलेबस कवर हो गया, सारी चीजें हो गई, बढ़िया टॉप रैंक भी आ गई। तो फिर जब अगली बार नेक्स्ट मतलब इस साल जब तुमने पूरी अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो जब पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया था तो हमने लास्ट में तुमसे 2 बातें बोली भी थी। कि एक बात तो तुमसे ये बोली थी कि बिल्कुल जीरो से ही फिर से समझना है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी क्लास वगैरह मिस नहीं करनी है। तो वो सारी चीजें तुमने फॉलो की, तो इसलिए तुमको बहुत बहुत बधाई पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे फॉलो नहीं कर पाते, तो वो सारी चीजें तुमने फॉलो की। तो इस साल का क्या प्लानिंग थी, मतलब कैसे तुमने पूरे साल अपने आप को जो है पढ़ाई में रखा? तो जैसे मैंने सेकंड ईयर में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लेक्चर्स बहुत अच्छे से मैंने ले लिए थे और नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए थे कि मुझे थर्ड ईयर में फिर से कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े इन पे। और मैंने फिर सेकंड ईयर में जैसे लेक्चर DPP इनमें ही बहुत टाइम लग जाता था, तो कोई बुक्स नहीं की थी तब। तो मेरा प्लान यही था कि थर्ड ईयर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स करूंगा और टेस्ट दूंगा और बाकी नोट्स बने हुए हैं उनके रेगुलर रिविजन करता रहूंगा। और बस यही था स्ट्रेटेजी मेरी इस बार की। ठीक है, तो कितने मार्क्स तुम्हारे इस बार है? सर, मेरे इस बार 634 मार्क्स आए हैं और मैथ्स में मेरे 370 हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 161 है, कंप्यूटर में 78 है एंड इंग्लिश में 25 है। इंग्लिश में 25 है। AIR 1 लगभग 640 नंबर पे है। ठीक है, आपका 634 नंबर है। तो मतलब कह सकते हैं 6 नंबर, एक रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ का क्वेश्चन या कंप्यूटर का क्वेश्चन कोई भी सही हो सकता था, तो आपकी रैंक बना सकती थी। जी सर। ठीक है, तो रैंक 1 से रैंक 2 पे शिफ्ट होने में कैसा फील हो रहा है? फील तो कुछ नहीं है, वैसे एम हमेशा से टॉप 3 NIT का ही था कि हाँ। कोई भी मिल जाए तो उसका दिक्कत नहीं है। रैंक का इतना नहीं था, बस एफर्ट डालने थे पूरे, जितना भी आया उससे सेटिस्फाइड हूँ पूरा। उससे सेटिस्फाइड है। तो जैसे CUT में भी आपका जो है फर्स्ट था। ठीक है, CT महाराष्ट्र में 100 परसेंटाइल था। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बच्चों में एक परसेप्शन रहता है कि हम जब निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्जाम क्यों दें। ठीक है, CUT का क्यों दे, CT महाराष्ट्र का क्यों दे। तो उन बच्चों को क्या बताना चाहोगे अगली साल जो अपेयर होंगे या उसके अगले साल होंगे, कि सारे पेपर देना क्यों जरूरी है? पहले तो यही कहूंगा, अगर निमसेट का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो मतलब बाकी एग्जाम्स में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। मुश्किल से 2-4 सब्जेक्ट्स चैप्टर अलग होंगे तो उनको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे अब एग्जाम दोगे तो आपको कंपटीशन का भी वहां पर चलेगा और वहां एग्जाम सेंटर में आपसे गलतियां होंगी, उनको फिर आप निमसेट में नहीं दोहराओगे। उसके लिए आपको देना चाहिए जरूर। उसके लिए देना चाहिए। तो ठीक है भाई, समझाते भी है। जैसे आपने CUT का पेपर दिया सर। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे ये वीक पॉइंट्स हैं, या मान लो वीक पॉइंट नहीं भी हैं फिर भी पेपर में कभी कभी पैनिक कर जाते हैं। तो अगर मान लो पैनिक होने से CUT का पेपर बिगड़ गया तो निमसेट में याद रहेगा कि पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होकर पेपर देना है। तो काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, जब तुम बिल्कुल कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, स्टार्ट में शुरू किए होगे, तो फिर उस समय मैथ्स
पढ़ते थे तो किताब लगाने का क्या शेड्यूल था, या डीपीपी लगाते थे केवल, या फिर टेस्ट देते थे केवल, क्या सीन उस समय था? मतलब मैंने ऐसे, मेरे कॉमर्स में भी मैथ्स थी, ऐसे तो सब्जेक्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल की नहीं थी, एनसीईआरटी लेवल की मैंने की हुई थी। हाँ। तो बेसिकली जब लेक्चर्स लेता था उसके बाद डीपीपी लगाता था। मेरा उतना भी लेवल नहीं होता कि बुक्स लगा पाऊँ, और टाइम भी नहीं होता था, तो बस फिर डीपीपी लगाता था और टेस्ट आते रहते थे, रेगुलर वही देता था। बस मैथ्स का यही सीन था, यही करता गया और इम्प्रूव होती गई मेरी मैथ्स। और कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर के लिए तो लेक्चर्स ही काफ़ी इनफ है, उनमें सब कॉन्सेप्ट्स तो हो ही जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं निमसट में, वो सब क्वेश्चन सर टेस्ट में डालती रहते हैं, तो उससे हो ही जाता है अच्छी ठीक है। प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल में भी मतलब मैंने लेक्चर्स लिए थे, और लॉजिकल का मेरा ये मानना है कि जितने आप ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि लॉजिकल में 30 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करने हैं। जैसे वेबसाइट वाले भी तुमने बहुत Yes, टेस्ट sir. दिए, जी, तो sir. हम उसमें देख रहे थे कि मैथ्स के सारे टेस्ट, लॉजिकल के, कंप्यूटर के, और क्लास में बताते भी रहते थे। जैसे ये लोग कहते थे कि आयुष के पता नहीं एकदम से सर 800 नंबर आ जाते हैं, 850 आ जाते हैं, तो हम इन लोगों को बोलते भी थे कि वो तुमको दिखता है नंबर आ रहा जी, है, जी, बट उसके बैक में क्या कर रहा है वो तुमको चीजें नहीं दिख रही। तो हम तुम्हारा वो डेली देखते थे ओपन करके कि आज ये वाला टेस्ट तुमने अटेम्प्ट किया, किसी किसी दिन ऐसा होता था तुमने 3-4 टेस्ट दे दिए एक साथ, वेबसाइट वाले टेस्ट और ऐप वाले टेस्ट, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? तो पहले तो यही कहूँगा, मैंने 2 ईयर में पूरे 700 के अराउंड टेस्ट दिए हैं। 700 टेस्ट? जी सर। हाँ। तो यही था मेरा, यही मानना है कि जितनी आपकी इंप्रूवमेंट टेस्ट से होती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं होती, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं आपको एक तो ये पता चलता है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, दूसरा आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, तीसरा आपको ये भी आइडिया लगता है कि कितना क्वेश्चन, मतलब कितना टाइम दे दिया मैंने एक क्वेश्चन पे, उसको कब स्किप करना चाहिए, ये सब और काफ़ी चीज़ें और बहुत इंप्रूव होती है टेस्ट से। हाँ, तो कभी कभी जैसे बच्चों के मन में डाउट आ जाता है एस्पायर में कम टेस्ट हैं, लाओ और कहीं ट्राई कर ले, कुछ और ट्राई कर ले, तो कभी ऐसा नहीं लगा तुम्हें? कम तो कैसे है टेस्ट, 3-3 तो एक दिन में आ जाते थे, वो ही नहीं होते थे। उनका एनालिसिस मैंने सेकंड ईयर में बहुत का टेस्ट कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि टेस्ट ही इतने होते थे। बाकी और वेबसाइट सर ने प्रोवाइड की हुई है, उसमें तो बहुत ज्यादा टेस्ट पड़े, उनके टेस्ट दे सकते हैं अगर आपको कम लग रहे हैं, तो इसका टेस्ट की अब कोई भाई दिक्कत क्योंकि नहीं जब है। तुमने 700 टेस्ट दे दिए हैं तो जी सर। बहुत बड़ी चीज एक तरीके से होती है। 700 टेस्ट ऐसा नहीं है बहुत छोटा काम है। जी जी सर। जैसे नॉर्मली अगर देखोगे, जैसे जो बच्चे अंडर 10 रैंक लेकर के आए हैं या 20 लेकर के आए, तो उन्होंने भी 200, 250, 300, 500 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। बस 700 टेस्ट अपने आप में एक बड़ी चीज है, ठीक है। तो अब जैसे नोट्स वगैरह का क्या रहता था, कैसे नोट्स प्रिपरेशन तुमने किए, ठीक है, और कैसे रिवीजन का रहता था, क्या चीजें आप, जैसे हर बच्चे का होता है कि सर टॉपर कैसे करते हैं, तुम्हें भी होता होगा कि जो बेस्ट रैंक लाया उससे पूछे कि कैसे करते हैं, तो नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करते थे और रिवीजन वगैरह? सो तो नोट्स मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैं ये करता था स्ट्रेटजी की, स्टार्टिंग कोई चैप्टर शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग के 8-10 पेज ना खाली छोड़ लेता था। अब जो भी कोई सर उसमें फॉर्मूला लिखाते थे, कॉन्सेप्ट लिखाते थे, वो उनमें लिखता रहता था, और जो क्वेश्चन होते थे वो आगे बाद में करता रहता था। जो इससे ये फायदा होता है, जब मेरे को रिवीजन करनी होती थी, मेरे को वो 7-8 पेज ही रिवाइज करने होते थे, पूरा चैप्टर नहीं करना पड़ता था। तो इससे मेरी काफी क्विक रिवीजन भी हो जाती थी, और मैं बार बार रिवीजन कर पाता था। कोई भी टेस्ट होता था मैं 10-15 मिनट पहले बैठ के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेता था ऐसे ही। और इससे मतलब, और एक मैं नोट्स का ये करता था कि बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था। मेरा ये मानना है कि जितने कंसाइज नोट बनाओगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे अगर नोट्स इतने ज्यादा होंगे तो कितना ही आप मतलब रिवाइज कर पाओगे, आपको मन ही नहीं करेगा रिवाइज करने को। मतलब नोट्स में ऐसा करना चाहिए कि पहले तो लेक्चर वाले जो क्वेश्चन है वो सारे लिखने चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, बुक दे रहे हो, उसमें कोई बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आ रहा है, कोई मैनिपुलेशन बहुत यूनिक आ रही है, सिर्फ वही कॉपी में लिखनी चाहिए कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले वो सारा रिवाइज करके जा पाओ। अगर आप बहुत ज्यादा भर दोगे तो रिवाइज होगा नहीं, ऐसी कॉपियां ही भरेंगी, उसमें कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो जैसे एक चीज और है कि जब हम CTQ क्लास लेते थे या कोई लाइव क्लास लेते थे तो तुम सारी क्लास में प्रेजेंट रहते थे, ठीक है। तो कभी कभी हमको मन में, मतलब एज अ टीचर, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ये बात बता रहे हैं कि एक अंदर से खुशी ये होती थी कि एक बच्चा जो है अच्छा है पढ़ने में, सब कुछ उसको नॉलेज है और सारी चीजें हमसे कवर कर चुका है, नोट्स है, फिर भी वो क्लास को अटेंड कर रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम एक बार तो 15 ला ही चुके हैं, इस बार तो हम बेस्ट कर ही लेंगे, क्यों इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी, या हमको मालूम है कैसे हम पढ़ेंगे, अब सर क्या बताएंगे, पिछली बार हम सब देख चुके हैं। तो ऐसा कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता? मेरा एक ये मानना था कि रावण को भी उसका अहंकार ले डूबा था, तो उसी को मतलब याद रख के यही था कि रैंक लाना तो मेरा कोई मोटिव है नहीं, NIT जाना ही है, और जब तक NIT नहीं पहुंचूंगा तब तक मेहनत बनाई रखनी है, चाहे रैंक मेरी कितनी भी आए। बस यही था। 2 साल के लिए सोचते हैं कुछ बच्चे, 1 ईयर तैयारी करते हैं, तो 1 साल में पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, वो तुमने पिछली बार कर ली। तो 2 साल और 1 साल, तो जो 1 साल वाले बच्चे हैं उनको सारी चीजें क्या करनी चाहिए कि वो 1 ही साल में बढ़िया ले पाए, और 2 साल अगर हैं
तो फिर वो क्या करें कि और बेस्ट ले पाए, क्योंकि जैसे तुम्हारे दोनों एक्सपीरियंस है तो वो चीज बच्चों को बताना चाहो। तो पहले तो मैं 2 ईयर का बताना चाहूंगा कि मतलब काफी मेरे दोस्त भी थे जो 2 ईयर का कोर्स लिए थे, पर उनको ये होता है कि अभी टाइम बहुत पड़ा है, वो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते, और मतलब सेकंड ईयर में जब होते तब भी नहीं पढ़ते, और थर्ड ईयर में उनको होता है कि 1 साल तो निकल गया, अब मैं क्या ही सिलेबस कर पाऊंगा, अब वो डर में नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप सेकंड ईयर में पहले तो पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो ये बना के चलना कि पहले दिन से ही पूरा मतलब कंसिस्टेंट रहना है, और ये समझ के रखना है कि मैंने सेकंड ईयर में एग्जाम देना है, वैसी प्रिपरेशन करके रखनी है। फिर जब आप सेकंड ईयर में एग्जाम दोगे, जो भी आपकी गलतियां वगैरह होंगी उसको आपको एनालाइज करना है, और थर्ड ईयर में उसको इंप्रूव करने पे मतलब ध्यान देना है। और मतलब नोट्स वगैरह आपके बनी होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, और बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही है। और 1 ईयर वालों को तो यही कहूंगा बस, मतलब अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो लेक्चर्स फॉलो कीजिए अच्छे से, सारे टेस्ट आते रहेंगे उनको अच्छे से करते रहिए, और रिवीजन वगैरह टाइम टू टाइम, जितना आपको लगता है कि मैं इतने टाइम में भूल जाता हूँ फॉर्मूलाज वगैरह, तब रिवाइज करते रहिए, बाकी यही है। टेस्ट का जो है, टेस्ट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? और जैसे अभी आप कह रहे थे 700 टेस्ट हमने लगभग दिए हैं, तो 700 टेस्ट जब दिए हैं तो कुछ में क्वेश्चन रिपीट भी होते होंगे, सेम क्वेश्चन आते होंगे, कुछ में नए भी आते होंगे, तो सब पूरा ओवरऑल उसमें क्या एक्सपीरियंस आपका था? तो जैसे मतलब टेस्ट इतने होंगे तो क्वेश्चन रिपीट होना आम सी बात है। कोई आपने मान लो पहले जेई के पीवाईक्यू किए हैं, कोई बुक किए हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो मैं एक सजेशन दूंगा कि टेस्ट में डायरेक्ट उसको टिक ना किया कीजिए। एक इससे ये होगा, जैसे मान लो आपने पहले, आपको आदत है कि 10 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने की है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 50 नए, आपका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा, आप बहुत मतलब पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। और दूसरा, अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक कर रहे हो, आपको 40 क्वेश्चन करने की आदत है, अब जब एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे तब आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मत करो, जितना भी आपको याद हो सारे एग्जाम में सॉल्व करो टेस्ट में। और मतलब मैंने काफी टॉपर्स का देखा है जो टेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स लाते थे, पर फाइनल एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग उनका यही सीन हुआ होगा कि वो उनको क्वेश्चन याद हो जाते थे और वो टेस्ट में डायरेक्ट टिक मार देते, जो नए मतलब जब निमसेट में नए क्वेश्चन आए तो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। ठीक है, मतलब अगर मतलब कहने का ये सीधा सीधा कि क्वेश्चन याद ना करें, अगर वो अपने आप तुम्हें याद हो जाता है तो वो एक अलग चीज है। दूसरा ये कि क्वेश्चन अगर याद भी है, पता भी है इसका आंसर ये है, तो टेस्ट में उसको सॉल्व करके कोशिश करें कि सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप बता रहे थे कि सर 634 नंबर हमारे हैं, और अगर एग्जाम सेंटर पे सारी चीजें सही होती तो हमारी जो है 10 20 50 नंबर और बढ़ सकते थे। तो क्या उसके पीछे सीन था, पूरी घटना वो? क्योंकि बच्चे कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पिछली जितने भी तुमने पेपर दिए सभी में कुछ ऐसा नहीं था, तो उसके बारे में क्या बताना तो चाहोगे? जैसे मैंने पहले 3 एग्जाम दिए थे, सब में अनलिमिटेड शीट्स ही मिलती थी, तो मुझे यही था कि मिल ही जाएंगी निमसेट में भी, पर मैंने फिर भी वर्स्ट केस में ये सोच के रखा था कि 4 तो मिल ही जाएंगी। मैंने 4 की प्रैक्टिस की हुई थी, पर जब मैं निमसेट देने गया अब, तो उन्होंने 2 A4 साइज शीट ही दी। अब उसमें मतलब एग्जाम कर पाना बहुत मुश्किल ही था, तो मेरा आधा टाइम मतलब आधा फोकस तो मेरा उस पर था कि शीट ना खत्म हो जाए, क्योंकि अगर शीट खत्म हो गई तो आगे सारा पेपर अनअटेम्प्ट चला जाएगा। तो उसमें मतलब मैं उतना अच्छे से मैथ्स सॉल्व कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मतलब स्पेस में करना था मेरे को, यही दिक्कत होगी। और इसमें मैं थोड़ी अपनी भी गलती मानूंगा कि मेरे को वर्स्ट केस सिनेरियो 4 पेज नहीं सोचना चाहिए था, पहले से 1 या 2 पेज की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए थी। तो आपको यही कहूंगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो पूरा बना के चले कि एग्जाम सेंटर में कुछ भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जब सीट, जैसे उन्होंने आपसे बोल दिया कि आपको अब रफ सीट नहीं मिलेगी, तो दिमाग में एक तो बात चल रही होगी कि अगर कोई सीट भर जाती है तो हम और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये भी होगा कि क्वेश्चन कोई लेंदी अगर जाता होगा तो दिमाग में आने लगता होगा कि पेज भर रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हिसाब से आपके नंबर और अच्छे होते और आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 से 1 हो जाती, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक नंबर है बेसिकली, बट आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने 2 साल में स्पायर स्टडी से सीखा तो वो आपको एनआईटी में भी काम आने वाला है, क्योंकि वहां भी प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, और तुम्हारा जो कंप्यूटर है ये पहले सेमेस्टर में तो पूरा रहना ही है, तो ये सारी चीजें तुमको वहां पर भी काम आएंगी, तो वहां पर भी हेल्प करेंगी। और कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? मतलब यही कहूंगा कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे प्रिपरेशन जर्नी में। मैं भी बहुत डिप्रेस हो जाता था कई बार जब मार्क्स नहीं आते थे या रैंक नहीं आ पाती थी, पर यही अगर कंसिस्टेंटली एंड तक लगे रहोगे, अपने पूरा बेस्ट दोगे तो एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना है बस। सीयूटी का पेपर देकर के आए थे, उसमें जब तुम्हारा टॉप आया तो उसके बाद में तुमने क्या फील हो रहा था अंदर से कि हमने कंप्यूटर भी बढ़िया से कर लिया, मैथ्स भी अच्छे से इसमें कर ली, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो उस समय क्या फील हो रहा था? मतलब मेरा थोड़ा यही था कि एग्जाम सेंटर में अब उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, कि मतलब लास्ट ईयर तो सेकंड ईयर था, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था मुझ पे, तो इसीलिए मैंने सीयूटी और महाराष्ट्र सीटी दिए थे। और जब मेरे दोनों में अच्छी रैंक आई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ निमसेट में भी अच्छा हो ही जाएगा एग्जाम अगर इनमें हुआ है तो। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा बात करके कि बच्चे पिछला वाला भी इंटरव्यू देख लेंगे, सारी चीजें तुमने 1 साल में
अपने की थी, बाकी ये वाला भी देख लेंगे तो उससे काफी कुछ सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी, ठीक है। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे तो सबसे ज्यादा जो होता है कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को लगता है कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि जब आपकी मैथ्स अच्छी होगी तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते। लेकिन कोई भी चीज आप सोच करके देखो कि जन्म से सीख के नहीं आता है भाई। किसी की मैथ अगर अच्छी हुई भी होगी तो उसने 9th 10th 11th 12th अच्छा किया होगा तो मैथ अच्छी हो गई होगी, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं क्लास 5th से उसकी मैथ अच्छी रही होगी या 7th से अच्छी रही होगी और फिर वहीं से सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ सीख लिया होगा। तो जब 2 साल में कोई बच्चा पहले से सीख सकता है, ठीक है, 10th और 12th बढ़िया करके उसकी मैथ अच्छी हो सकती है। तो अगर आपका 10th और 12th में मैथ्स अच्छा नहीं था बाय द वे, तो आप वही समय अगर आगे चल के दे दोगे 1-2 साल तो आपका बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। तो 1 साल आपका सफिशियंट है। 8 से 9 महीने 10 महीने शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपकी एक अच्छी रैंक बन जाती है। और अच्छी रैंक तो छोड़ दो, सिलेक्शन तो 100% लगभग हो ही जाएगा अगर आप पूरे शिद्दत से मेहनत कर लेते हो, ठीक है। बाय द वे कभी रिस्क हो सकता है लेकिन सही से हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चूक जाते हो, आपकी मैथ्स बहुत वीक है, मतलब लगता है कि नहीं मैथ्स हमको बिल्कुल जीरो आती है, तो एक सीमित टाइम अगर आप दे देते हो तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। अब NIT त्रिची आप जा रहे हो जी सर। तो अभी वहां का क्या प्लान है, आगे कैसे तैयारी करनी है? मतलब सारी चीजें वहां होंगी तो पहले सेमेस्टर से ही मेहनत करना शुरू कर दोगे या 1 साल निकालने के बाद कि नहीं अभी तो एंजॉय करना है? नहीं, मतलब मेहनत और मजे दोनों साथ साथ ही करेंगे स्टार्टिंग से ही। अच्छा। मतलब अभी तो 2 महीने पूरे NIT जाने तक तो मजे ही कर रहे हैं। हाँ। तब जाके उधर कोडिंग भी शुरू करेंगे और बाकी सब को करिकुलर एक्टिविटीज उनमें भी पार्ट लेंगे। हाँ। तो दोनों चीजें पैरेलल ही चलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब NIT में आपको बहुत बहुत बेस्ट, और हम चाहते हैं कि बढ़िया प्लेसमेंट आप लें, ठीक है। जैसे नीतीश कुमार ने लिया था जी सर। तो अमेजॉन में उसका 54 लाख का लगभग हुआ था, तो उससे भी आप ऊपर निकले तो एस्पायर स्टडी में एक बनेगा कि इससे भी बच्चा जो है ऊपर उसने प्लेसमेंट लिया। तो बहुत बहुत उसके लिए पहले से बधाई, ठीक है, और शुभकामनाएं भी।